यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं कहानी राष्ट्रवाद की, एक ऐसे विचार की जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया। यह विचार इतना शक्तिशाली था कि इसने राजाओं महाराजाओं की सत्ता को हिलाकर रख दिया और नए राष्ट्रों को जन्म दिया। राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद ये एक ऐसी भावना होती है जो आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। लेकिन यह राष्ट्रवाद कोई एक दिन में नहीं आया। इसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, क्रांतियां की, लाखों लोगों ने अपने प्राण दिए और कई युद्ध लड़े गए। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से, जब पहली बार लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। फिर यह विचार पूरे यूरोप में फैल गया और सन 1871 तक आते आते इटली और जर्मनी नए राष्ट्र बन चुके थे। चलिए अब इस सफ़र को और विस्तार से समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789, जिसमें राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ था। 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस क्रांति के 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण राजनीतिक कारण, फ्रांस की निरंकुश राजशाही और जनता के पास कोई अधिकार ना होना। दूसरा कारण था आर्थिक कारण, भारी कर, अकाल और महंगाई से जनता त्रस्त थी, जिसके वजह कर जनता को कर का लाभ नहीं हो पा रहा था और कर के रूप में उनके ऋण वसूले जा रहे थे। तीसरा कारण है सामाजिक कारण। समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग पादरी का था, दूसरा वर्ग कुलीन का था और तीसरा वर्ग आम जनता का था। हालांकि पादरी पर टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन आम जनता से बेइंतहा टैक्स वसूला जाता था। दृश्य बदलता है। वक्त के साथ साथ जनता ने बैस्टिल दुर्ग पर हमला किया और क्रांति पूरे देश में फैल गई। राजा लुई 16 और रानी मैरी एंटोनेट ने 1793 में गिलोटिन में मार दिया गया। ये दोनों को गिलोटिन में लटकाने के बाद फ्रांस एक गणराज्य बन गया और पहली बार राष्ट्र की विचार का जन्म हुआ। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम लोग तिरंगा झंडा बोल सकते हैं, राष्ट्रीय गान, जिसे हम लोग ला मर्सिलेस के नाम से जानते हैं, और नागरिकता के अधिकार घोषित किए। यही था राष्ट्रवाद का पहला बीज, जिसने पूरे यूरोप में क्रांति की आग फैलाई। नेपोलियन बोनापार्ट जो 1799 में आया और इससे भी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। हम लोग देखते हैं किस तरह से हुआ। अब फ्रांस में एक नया नेतृत्व आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और ख़ुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन के प्रमुख योगदान। पहला योगदान नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड में सिविल 1804 कोड था, मतलब कि नेपोलियनिक कोड, जिसको हम कोड ऑफ 1804 कह सकते हैं। इस कोड में समान कानून, संपत्ति के अधिकार और कर के प्रणाली में सुधार था। फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। अब दूसरा जो था वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। नेपोलियन ने यूरोप के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की और वहाँ भी समान कानून लागू किए। इससे राष्ट्रवाद का विस्तार फ्रांस के बाहर अन्य देशों तक फैलने लगा। लेकिन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया और यूरोप के राजा एक बार फिर सत्ता पाने की कोशिश करने लगे। अब हम लोग वियना कांग्रेस की तरफ चलते हैं, जो हम लोग का 1815 के से बाद से शुरू होता है। तो 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य था पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश। 1815 में यूरोप के शक्तिशाली देशों ने वियना कांग्रेस बुलाई। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के मंत्री मेटरनिख ने किया। इसका मुख्य 3 उद्देश्य था। पहला था नेपोलियन के बदलावों को ख़त्म करना, दूसरा था यूरोप में शांति और शांति संतुलन बनाए रखना, तीसरा था राजाओं को उनकी गद्दी पर पुनः बैठाना। लेकिन राष्ट्रवाद की चिंगारी बुझा नहीं सकी। जल्द ही 1830 और 1848 की क्रांति में लहर उठी। लेकिन हम लोग जैसा कि जाने थे कि राजाओं को उनकी गद्दी पर पुनः बैठाना, तो इस वाकया के अंदर हम लोग देखते हैं कि सिसिली और नेपल्स को बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया।
रोम और आसपास के राज्य को पॉप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई, लेकिन परमा, मॉडेना और टस्केनी के प्रांत परमा, मॉडेना और टस्केनी को जेनेवा और सर्डिनिया पीडमोंट राज्य में सम्मिलित करके हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। तो ये मुख्य मुख्य कांड हुए थे 1815 के वियना सम्मेलन में। अब हम लोग 1830 की क्रांति, राष्ट्रवाद की पहली बड़ी प्रतिक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। 1830 में यूरोप के कई देशों में बड़े बड़े आंदोलन और विद्रोह हुए। फ्रांस में राजा चार्ल्स 10 को हटाया गया, लुई फिलिप को संवैधानिक राजा बनाया गया था। अगर बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम में नीदरलैंड से अलग होकर एक नया देश बना जो बेल्जियम नाम कहलाया। और जहां बात इटली और जर्मनी की हो तो यहाँ राष्ट्रवाद की हलचल तेज होने लगी थी। लेकिन 1830 की क्रांति सिर्फ शुरुआत थी, असली भूचाल 1848 में आया। 1848 में फ्रांस में राजशाही खत्म कर लुई नेपोलियन को राष्ट्रपति बनाया गया। 1852 में उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन अगर इससे पहले की घटना देखी जाए तो लुई फिलिप वहाँ का बादशाह था जो एक उदारवादी शासक था, लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। इसी के साथ साथ इसकी आलोचना होते होते गीजो की भारी आलोचना होने लगी। उसने शासनकाल में बहुत सारे भूखमरी और बेरोजगारी के व्यापक मुद्दे आने लगे, जिसके द्वारा 22 फरवरी 1848 में पेरिस में थ्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। हालांकि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड में पलायन कर गया। इसके बाद फ्रांस में 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो गया। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ था। और जब दोनों में मतभेद हो गया तभी लुई नेपोलियन यहाँ का सम्राट बन गया। अगर बात जर्मनी की जाए और इटली की तो लोकतंत्र और एकीकरण की मांग यहाँ बढ़ने लगी थी। अब राष्ट्रवाद केवल विद्रोह तक सीमित नहीं रहा, इसने नए राष्ट्रों को जन्म देना शुरू कर दिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण, तो उसमें प्रथम हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में जानते हैं। तो इटली के एकीकरण में इटली का एकीकरण करना संभव नहीं था, क्योंकि इसके जो एरिया थे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड थे। तो जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हम लोग का बांटना, लेकिन वहाँ पे बंटने की संभावना काफ़ी कम थी। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली की राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। इटली विजय के पश्चात ने नेपोलियन इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट हम लोग का था सिस्पाइन, दूसरा था हम लोग का लिगुलियन और तीसरा था ट्रांसपेंडेंट। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण के लिए प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ कॉन्ट कैवोन, गोसिप्पी मैज़िनी और गोसिप्पी गैरिबाल्डी ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रथमतः हम लोग मैज़िनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सन 1831 में गोसिप्पी मैज़िनी ने यंग इटली की स्थापना की और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। अगर पूछा जाएगा हम लोग से कि यंग इटली की स्थापना कहाँ हुई, तो वो मर्साइल में हुआ, और यंग यूरोप की स्थापना तो वो हो गया बर्न में। गोसिप्पी मैज़िनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीतिक में पुनः मैज़िनी का आगमन हुआ। मैज़िनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सर्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एरबर्ट ने अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। लेकिन उधर पॉप भी इटली के धर्मराज्य बनाने के पक्षधर थे। इसके अलावा इन्हीं टकरावों के बीच में इटली का एकीकरण का मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया गया, तो वहाँ जहाँ सर्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एरबर्ट था उसकी पराजय हो गई
ऑस्ट्रिया के इसी हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मैज़िनी की पुनः हार हो गई और वो यहाँ से पलायन कर गया। अब इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। ये प्रथम चरण नाकाम रहा था। द्वितीय चरण में इटली में सर्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। इसी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर एमैनुएल का जो राष्ट्र प्रधानमंत्री था वो काउंट कैवोर था, जिसे उसने नियुक्त किया था। काउंट कैवोर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में कावोर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया, जिसके वजह से फ्रांस में किसी भी प्रकार के आग्रह भी नहीं किया था। मतलब कि फ्रांस ने उन्हें कभी भी बुलाया नहीं, लेकिन वो खुद से सम्मिलित हो गया। तो इसका लाभ विक्टर एमैनुएल और काउंट कैवोर को प्राप्त हुआ। युद्ध में समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमोंट को भी बुलाया गया। इससे कैवोर की महत्ता बढ़ गई और सम्मेलन में कैवोर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारणवश संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को कैवोर ने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। लेकिन कैवोर ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की थी, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमोंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया था। बदले में नीस एवं सेवाय नामक 2 रियासतें कैवोर ने फ्रांस को देने के लिए स्वीकृत किया था। परंतु फ्रांस ने कैवोर को यह भी आश्वासन दिया था कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमोंट से मिलाना चाहेंगे तो फ्रांस इसका कोई विरोध नहीं करेगा। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमोंट की में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गए थे। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी थी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ कैवोर को मिलना ही था। इसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से हार गई थी। जब हार गई तो ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमोंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर तथा मध्य इटली की जनता कैवोर के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन ने इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी थी। स्वीकारने के बाद इस संधि में यह सुनिश्चित किया गया कि लोम्बार्डी पर पिडमोंट का अधिकार होगा एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की संधिकार माना जाएगा। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आ गया था। लेकिन जैसा कि हम लोग पढ़े कि मध्य इटली और उत्तरी इटली का एकीकरण अभी तक नहीं हुआ था, तो इस पर कैवोर का ध्यान था। तो कैवोर ने अपनी कूटनीतिज्ञ से क्या किया कि उन्होंने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ दिया और देकर ऑस्ट्रिया पिडमोंट युद्ध में फ्रांस से के निष्क्रिय रहने तथा इटली के गणराज्य का पिडमोंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया था। जब आश्वासन ले लिया तो बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पिडमोंट के साथ थी, इसलिए कैवोर ने अपनी कूटनीतिज्ञ का परिचय देकर ये इस बात को स्वीकृत कर लिया। लेकिन 1860 और 61 में कैवोर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों, जैसे पर्मा हो गया, मोडेना हो गया, टस्केनी हो गया, फब्बारा हो गया, बेलाजोना हो गया, तो ये सब को मिला लिया तथा जनमत संग्रह करके इसकी पुष्टि भी कर ली। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमोंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इसी प्रकार 1862 तक इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतें का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमैनुएल को शासक माना था। इसी बीच हम लोग के पास दूसरे एक महान नेता या फिर महान दार्शनिक के बारे में कहा गया, तो वो गौसिपी गैरिबाल्डी हैं।
तो इसी बीच एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम गिउसेप्पे गैरिबाल्डी था, सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पेशे से एक नाविक था और इनके विचारों में कैवूर के विचार से मेल नहीं खाते थे, लेकिन दोनों का मकसद एक था। परंतु बाद में कैवूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गया था। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों के सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई थी। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमोनियल को प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाल ली थी। लेकिन गैरिबाल्डी यहाँ तक भी नहीं रुका। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब कैवोर और गैरिबाल्डी के विचार मेल नहीं खाए और कैवोर ने इसे रोक दिया। तो जब कैवोर ने इसे रोक दिया तो गैरिबाल्डी फिर पीछे हट गया और पीछे हटने के बाद कैवोर की बात को गैरिबाल्डी ने माना और मानने के बाद दक्षिण इटली के जो राज्य गैरिबाल्डी ने जीता था उसे बिना किसी संधि के विक्टर एमोनियल को सौंप दिया और खुद एक सादा जिंदगी गुजारने का निर्णय लिया। तो गैरिबाल्डी के इसी ही एकदम सादापन जिंदगी के कारण लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जीवनी खूब वायरल हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कैवूर की मृत्यु हो गई कब? 1862 में। इसी तरह वह इटली का पूरा एकीकरण तो देख नहीं पाया, लेकिन रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमोनियल ने स्वयं किया। एवं 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, क्योंकि विक्टर एमोनियल ने इसे पारस्परिक लाभ उठाया। इसके द्वारा जब देखा कि विक्टर एमोनियल की लोग पॉप को नहीं संभाल सकते तो इन्होंने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद पॉप ने अपने आस पास को वेटिकन सिटी किले में बंद कर लिया। मतलब कि अपने आप को सारे कम्युनिटी को वेटिकन सिटी में बंद कर लिया। एमोनियल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम पर कब्जा करके इटली में मिला लिया और उसने अपनी राजधानी बनाई और नई स्थिति को पोप के तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मोसोलिनी का जब निदान हुआ तो पोप के साथ समझौता करके वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 1871 तक इटली का पूरा एकीकरण मैज़िनी, कैवोर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा, विक्टर एमोनियल जैसे शासक द्वारा, सबके द्वारा पूर्ण हो गया और ये हम लोग के लिए सीख थी। अब हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में अगर देखते हैं तो जर्मनी का हीरो या लीडर हम लोग बिस्मार्क को कह सकते हैं, क्योंकि बिस्मार्क के ही वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव था। अगर पूछा जाए कि बिस्मार्क किसके विचारों का समर्थक था तो बिस्मार्क हम लोग को हीगेल नामक एक दार्शनिक के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क डाइट जर्मन का जो प्रतिनिधित्व का जो संस्था होता था, पार्लियामेंट, उसी को डाइट कहा जाता था। बिस्मार्क डाइट का पर्शिया का प्रतिनिधित्व करता था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध लड़े थे। प्रथम युद्ध उसने डेनमार्क से लड़ा, किसके मुद्दे पर? शेल्स्विग और होल्स्टीन के मुद्दे पर। सेकंड लड़ाई उसने ऑस्ट्रिया से लड़ा, क्योंकि जब डेनमार्क से पर्शिया लड़ाई कर रहा था तो ऑस्ट्रिया ने इनका समर्थन दिया और शेल्स्विग और होल्स्टीन राज्यों में बंटवारा हुआ, जिस पर डेनमार्क पर तो नियंत्रण हो गया था, लेकिन शेल्स्विग पर्शिया के अधीन था और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के अधीन। तो अब क्या किया कि पर्शिया ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और होल्स्टीन को अपने अधीन कर लिया। मतलब कि शेल्स्विग और होल्स्टीन दोनों अब पर्शिया के अधीन हो गए थे। तो 1866 में जो युद्ध पर्शिया ने ऑस्ट्रिया से किया, तो उस युद्ध का नाम हम लोग से अगर पूछा जा सकता है तो हम लोग कह देंगे सेडोवा के युद्ध की घोषणा। ये 1866 में हुई, पर्शिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया ने किया था। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि सेडोन के युद्ध की घोषणा किसने और किसके लिए की, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। इस तरह बिस्मार्क ने टोटल 3 लड़ाई लड़ी और जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बिस्मार्क ने लगभग 2/3 हिस्सा जर्मनी का अपने अंडर में कर लिया था, जो जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ही अग्रणी रास्ता था। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था,
क्योंकि दक्षिणी रियासतें के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। तो दो युद्ध के बारे में हम लोग देख चुके हैं, 1864 का और 1866 का। अब 1870 का युद्ध, फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्शिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। तो फ्रांस के शासक थे, युद्ध हुआ, उस वक्त फ्रांस का शासक नेपोलियन था और उसने पर्शिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जो 1870 में हुआ। इसे ही सेडोन का युद्ध कहते हैं। तो सेडोवा सेडोन का युद्ध से आप लोग अंतर समझ ले। अगर सेडोवा का युद्ध पूछा जाएगा तो ये 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ युद्ध होने को कहते हैं सेडोवा का युद्ध, और सेडोन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के खिलाफ के युद्ध को कहते हैं सेडोन का युद्ध। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। इसके अलावा 1871 में जाकर जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र बनकर विश्व के सामने उभरा। अब हम लोग राष्ट्रवाद का वैश्विक प्रभाव देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे दुनिया भर के देश प्रभावित हुए। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रीयवाद की शुरुआत हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे नेता स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। एशिया और अफ्रीका की बात की जाए तो कई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुए थे। इसके अलावा यूनान में भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था, जिसके कारण यूनान भी एकजुट होकर हमारे विश्व में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करके विश्व के सामने आया। जैसा कि हम लोग देख चुके कि यूनान में राष्ट्रवादी की भावना उजागर हो चुकी थी, तो यूनान तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाने के दौरान हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेशा नामक स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि तुर्की शासन से यूनान को निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। जब क्रांति हुई तो क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान में राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने के कारण यूनान तुर्की के अधीन जब था तो उससे स्वतंत्र हो गया। इसी पर एक इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। यूनान के इस मध्यम वर्ग का उदय यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के अलावा तमाम दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। जबकि 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। जब नया जार निकोलस आया तो खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच एक समझौता हुआ कि वो तुर्की यूनान विवाद की मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में एक संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नावरीनो की खिलाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई थी। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई थी। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई। अंततः 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। एड्रियानोपोल की संधि में तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वयंसत्ता देने की बात तय हुई थी, लेकिन राष्ट्रवादियों जो थे उन्होंने संधि को मानने से इनकार कर दिया था। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान के रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे, लेकिन 1832 में इसी के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1829 में क्या हुआ तो एड्रियानोपोल की संधि हुई। 1832 में इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब हम लोग हंगरी पे आते हैं। तो हंगरी है 1848 की क्रांति के प्रभाव। यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व एक कैसूथ, दूसरा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा किया जा रहा था। कैसूथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था।
उसने वर्ग विहीन समाज की स्थापना की, विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस के लुई फिलिपी के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कैसूथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिया तथा इस व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा था। आखिरकार 31 मार्च 1848 में ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मानी, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग की स्वीकार किया गया। इससे केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए जा सकते थे। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। इसके अलावा डायट की भी स्थापना की गई। बैठक प्रति वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। अगर पूछा जाए कि हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन के बाद पोलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन पर आते हैं। पोलैंड भी भारतीय भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने शुरू हो गए थे। 1830 में इस क्रांति के प्रभाव यहाँ भी प्रदायी पड़ा, जिसके कारण लोग एकजुट हुए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्डअप हुआ और बिल्डअप होने के बाद वो लोग एक दूसरे के अधीन आए और करीब आने के बाद उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई। बोहेमिया में भी सिर्फ इसी प्रकार से घटना हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग जानते हैं तो बहुत सारे देशों में भारतीय राष्ट्रवाद हो या फिर हो ची मिन्ह, वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया, ये सब हो, तो ये सब भी प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप के राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं ये सब भी अग्रसित हुआ था। तो हम लोग की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस वीडियो में एक अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया गया आप लोग को चैप्टर का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए